मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। विश्व के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र के आप सभी नागरिकों को देश के 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हार्दिक बधाई। विविधताओं से समृद्ध हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, परंतु हमारे राष्ट्रीय त्योहारों को सभी देशवासी राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ मनाते हैं। गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व भी हम पूरे उत्साह के साथ मनाते हुए अपने राष्ट्रीय ध्वज तथा संविधान के प्रति सम्मान व आस्था व्यक्त करते हैं। आज का दिन देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन 71 वर्ष पहले हम भारत के लोगों ने अपने अद्वितीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। इसलिए आज हम सभी के लिए संविधान के आधारभूत जीवन मूल्यों पर गहराई से विचार करने का अवसर है। संविधान की उद्देशिका में रेखांकित न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जीवन मूल्य हम सबके लिए पुनीत आदर्श है। यह उम्मीद की जाती है कि केवल शासन की जिम्मेदारी निभाने वाले लोग ही नहीं, बल्कि हम सभी सामान्य नागरिक भी इन आदर्शों का दृढ़ता व निष्ठापूर्वक पालन करें। लोकतंत्र को आधार प्रदान करने वाली इन चारों अवधारणाओं को संविधान के आरंभ में ही प्रमुखता से रखने का निर्णय हमारे प्रबुद्ध संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर लिया था। इन्हीं आदर्शों ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को भी दिशा प्रदान की थी। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेक महान जननायकों और विचारकों ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया था। मातृभूमि के स्वर्णिम भविष्य की उनकी परिकल्पनाएं अलग अलग थी, परंतु न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के मूल्यों ने उनके सपनों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। मैं सोचता हूं कि हम सबको अतीत में और भी पीछे जाकर यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि यही मूल्य हमारे राष्ट्र निर्माताओं के लिए आदर्श क्यों बने। इसका उत्तर स्पष्ट है कि अनादिकाल से यह धरती और यहाँ की सभ्यता इन जीवन मूल्यों को संजोती रही है। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता हमारे जीवन दर्शन के शाश्वत सिद्धांत हैं। इनका अनवरत प्रवाह हमारी सभ्यता के आरंभ से ही हम सब के जीवन को समृद्ध करता रहा है। हर नई पीढ़ी का यह दायित्व है कि समय के अनुरूप इन मूल्यों की सार्थकता स्थापित करे। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने यह दायित्व अपने समय में बखूबी निभाया था। उसी प्रकार आज के संदर्भ में हमें भी उन मूल्यों को सार्थक और उपयोगी बनाना है। इन्हीं सिद्धांतों से आलोकित पथ पर हमारी विकास यात्रा को निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, इतनी विशाल आबादी वाले हमारे देश को खाद्यान्न एवं डेयरी उत्पादों में आत्मनिर्भर बनाने वाले हमारे किसान भाई बहनों का सभी देशवासी हृदय से अभिनंदन करते हैं। विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों, अनेक चुनौतियों और कोविड की आपदा के बावजूद हमारे किसान भाई बहनों ने कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं आने दी। यह कृतज्ञ देश हमारे अन्नदाता किसानों के कल्याण के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। जिस प्रकार हमारे परिश्रमी किसान देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सफल रहे हैं, उसी तरह हमारी सेनाओं के बहादुर जवान कठोरतम परिस्थितियों में देश की सीमाओं की सुरक्षा करते रहे हैं। लद्दाख में स्थित सियाचिन व गलवान घाटी में -50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में सब कुछ जमा देने वाली सर्दी से लेकर जैसलमेर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान में झुलसा देने वाली गर्मी में धरती, आकाश और विशाल तटीय क्षेत्रों में हमारे सेनानी भारत की सुरक्षा का दायित्व हर पल निभाते हैं। हमारे सैनिकों की बहादुरी, देश प्रेम और बलिदान पर हम सभी देशवासियों को गर्व है। खाद्य सुरक्षा, सैन्य सुरक्षा, आपदाओं तथा बीमारी से सुरक्षा एवं विकास के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे वैज्ञानिकों ने अपने योगदान से राष्ट्रीय प्रयासों को शक्ति दी है। अंतरिक्ष से लेकर
खेत खलिहानों तक, शिक्षण संस्थानों से लेकर अस्पतालों तक वैज्ञानिक समुदाय ने हमारे जीवन और कामकाज को बेहतर बनाया है। दिन रात परिश्रम करते हुए कोरोना वायरस को डीकोड करके तथा बहुत कम समय में ही वैक्सीन को विकसित करके हमारे वैज्ञानिकों ने पूरी मानवता के कल्याण हेतु एक नया इतिहास रचा है। देश में इस महामारी पर काबू पाने में तथा विकसित देशों की तुलना में मृत्यु दर को सीमित रख पाने में भी हमारे वैज्ञानिकों ने डॉक्टरों, प्रशासन तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर अमूल्य योगदान दिया है। इस प्रकार हमारे सभी किसान, जवान और वैज्ञानिक विशेष बधाई के पात्र हैं और कृतज्ञ राष्ट्र गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इन सभी का अभिनंदन करता है। प्यारे देशवासियों, पिछले वर्ष जब पूरी मानवता एक विकराल आपदा का सामना करते हुए ठहर सी गई थी, उस दौरान मैं भारतीय संविधान के मूल तत्वों पर मनन करता रहा। मेरा मानना है कि बंधुता के हमारे संवैधानिक आदर्श के बल पर ही इस संकट का प्रभावी ढंग से सामना करना संभव हो सका है। कोरोना वायरस रूपी शत्रु के सम्मुख देशवासियों ने परिवार की तरह एकजुट होकर अनुकरणीय त्याग, सेवा और बलिदान का परिचय देते हुए एक दूसरे की रक्षा की है। मैं यहाँ उन डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रशासकों और सफाई कर्मियों का उल्लेख करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर पीड़ितों की देखभाल की है। बहुतों ने तो अपने प्राण भी गंवा दिए। इनके साथ साथ इस महामारी ने देश के लगभग 1.5 लाख नागरिकों को अपनी चपेट में ले लिया। उन सभी के शोक संतप्त परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। कोरोना के मोर्चे पर अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के रूप में हमारे साधारण नागरिकों ने असाधारण योगदान दिया है। आने वाली पीढ़ियों के लोग जब इस दौर का इतिहास जानेंगे तो इस आकस्मिक संकट का जिस साहस के साथ आप सब ने सामना किया है, उसके प्रति वे श्रद्धा से नतमस्तक हो जाएंगे। भारत की घनी आबादी, सांस्कृतिक परंपराओं की विविधता तथा प्राकृतिक व भौगोलिक चुनौतियों के कारण कोविड से बचाव के उपाय करना हम सब के लिए कहीं अधिक चुनौती भरा काम था। चुनौतियों के बावजूद इस वायरस के प्रकोप पर काबू पाने में हम काफी हद तक सफल रहे हैं। इस गंभीर आपदा के बावजूद हमने अनेक क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। इस महामारी के कारण हमारे बच्चों और युवा पीढ़ी की शिक्षा प्रक्रिया के बाधित होने का खतरा पैदा हो गया था, लेकिन हमारे संस्थानों और शिक्षकों ने नई टेक्नोलॉजी को शीघ्रता से अपनाकर यह सुनिश्चित किया कि विद्यार्थियों की शिक्षा निरंतर चलती रहे। बिहार जैसी घनी आबादी वाले राज्य तथा जम्मू कश्मीर व लद्दाख जैसे दुर्गम व चुनौती भरे क्षेत्रों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव संपन्न कराना हमारे लोकतंत्र एवं चुनाव आयोग की सराहनीय उपलब्धि रही है। टेक्नोलॉजी की सहायता से न्यायपालिका ने न्याय उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी रखी। ऐसी उपलब्धियों की सूची बहुत बड़ी है। आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए अनलॉकिंग की प्रक्रिया को सावधानी के साथ चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया। यह तरीका कारगर सिद्ध हुआ तथा अर्थव्यवस्था में फिर से मजबूती के संकेत दिखाई देने लगे। हाल ही में दर्ज की गई जीएसटी की रिकॉर्ड वृद्धि और विदेशी निवेश के लिए आकर्षक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत का उभरना तेजी से हो रही हमारी इकोनॉमिक रिकवरी के सूचक हैं। सरकार ने मध्यम और लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया है। आसान ऋण प्रदान करके उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया है और व्यापार में इनोवेशन को प्रेरित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, विगत वर्ष की विपरीत परिस्थितियों ने हमारे उन संस्कारों को जगाया है जो हम लोगों के हृदय में सदा से विद्यमान रहे हैं। समय की मांग के अनुरूप हमारे देशवासियों ने हर क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया और खुद से पहले दूसरों के हित को प्राथमिकता दी। समस्त मानवता के लिए सहानुभूति, सेवा और बंधुता की इन गहरी भावनाओं ने ही हजारों वर्षों से हमें एकजुट बनाए रखा है। हम भारतवासी
मानवता के लिए जीते भी हैं और मरते भी हैं। इसी भारतीय आदर्श को महान कवि मैथिली शरण गुप्त ने इन शब्दों में व्यक्त किया है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मुझे विश्वास है कि मानव मात्र के लिए असीम प्रेम और बलिदान की यह भावना हमारे देश को उन्नति के शिखर तक ले जाएगी। मेरे विचार में सन 2020 को सीख देने वाला वर्ष मानना चाहिए। पिछले वर्ष के दौरान प्रकृति ने बहुत कम समय में ही अपना स्वच्छ और निर्मल स्वरूप फिर से प्राप्त कर लिया था। ऐसा साफ सुथरा प्राकृतिक सौंदर्य बहुत समय के बाद देखने को मिला। इस प्रकार प्रकृति ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि छोटे छोटे प्रयास केवल मजबूरी नहीं बल्कि बड़े प्रयासों के पूरक होते हैं। मुझे विश्वास है कि भविष्य में इस तरह की महामारियों के खतरे को कम करने के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को विश्व स्तर पर प्राथमिकता दी जाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आपदा को अवसर में बदलते हुए प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का आह्वान किया। हमारा जीवंत लोकतंत्र, हमारे कर्मठ व प्रतिभावान देशवासी, विशेषकर हमारी युवा आबादी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के हमारे प्रयासों को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। वस्तुओं और सेवाओं के लिए हमारे देशवासियों की मांग को पूरा करने के घरेलू प्रयासों द्वारा तथा इन प्रयासों में आधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रयोग से भी इस अभियान को शक्ति मिल रही है। इस अभियान के तहत माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देकर तथा स्टार्टअप इकोसिस्टम को और अधिक मजबूत बनाकर आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार उत्पन्न करने के भी कदम उठाए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। यह अभियान हमारे उन राष्ट्रीय संकल्पों को पूरा करने में भी सहायक होगा जिन्हें हमने नए भारत की परिकल्पना के तहत देश की आज़ादी के 75वें वर्ष तक यानी सन 2022 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा है। हर परिवार को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान दिलाने से लेकर किसानों की आय को दोगुना करने तक ऐसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों की तरफ बढ़ते हुए हम अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक पड़ाव तक पहुंचेंगे। नए भारत के समावेशी समाज का निर्माण करने के लिए हम शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषाहार, वंचित वर्गों के उत्थान और महिलाओं के कल्याण पर विशेष बल दे रहे हैं। हमारी यह मान्यता है कि विपरीत परिस्थितियों से कोई न कोई सीख मिलती है। उनका सामना करने से हमारी शक्ति व आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इस आत्मविश्वास के साथ भारत ने कई क्षेत्रों में बड़े कदम उठाए हैं। पूरी गति से आगे बढ़ रहे हमारे आर्थिक सुधारों के पूरक के रूप में नए कानून बनाकर कृषि और श्रम के क्षेत्रों में ऐसे सुधार किए गए हैं जो लंबे समय से अपेक्षित थे। आरंभ में इन सुधारों के विषय में आशंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसानों के हित के लिए सरकार पूरी तरह समर्पित है। सुधारों के संबंध में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए व्यापक सुधार उल्लेखनीय है। ये सुधार भी लंबे समय से अपेक्षित थे। ये भी कृषि एवं श्रम सुधारों के समान ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कहीं अधिक बड़ी संख्या में लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित करने वाले हैं। 2020 में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रौद्योगिकी के साथ साथ परंपरा पर भी जोर दिया गया। इसके द्वारा एक ऐसे नए भारत की आधारशिला रखी गई है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ज्ञान केंद्र के रूप में उभरने की आकांक्षा रखता है। नई शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों की आंतरिक प्रतिभा को विकसित करेगी और उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगी। सभी क्षेत्रों में संकल्प और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते जाने के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। कोरोना की लगभग 1 वर्ष की अप्रत्याशित अग्नि परीक्षा के बावजूद भारत हताश नहीं हुआ है, बल्कि आत्मविश्वास से भरपूर होकर उभरा है। हमारे देश में आर्थिक मंदी थोड़े समय के लिए ही रही।
अब हमारी अर्थव्यवस्था पुनः गतिशील हो गई है। आत्मनिर्भर भारत ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपनी खुद की वैक्सीन भी बना ली है। अब विशाल पैमाने पर टीकाकरण का जो अभियान चल रहा है वह इतिहास में अपनी तरह का सबसे बड़ा प्रकल्प होगा। इस प्रकल्प को सफल बनाने में प्रशासन एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग पूरी तत्परता से कार्यरत हैं। मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि आप सब दिशा निर्देशों के अनुरूप अपने स्वास्थ्य के हित में इस वैक्सीन रूपी संजीवनी का लाभ अवश्य उठाएं और इसे जरूर लगवाएं। आपका स्वास्थ्य ही आपकी उन्नति के रास्ते खोलता है। आज भारत को सही अर्थों में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है, क्योंकि हम अनेक देशों के लोगों की पीड़ा को कम करने और महामारी पर काबू पाने के लिए दवाएं तथा स्वास्थ्य सेवा के अन्य उपकरण विश्व के कोने कोने में उपलब्ध कराते रहे हैं। अब हम वैक्सीन भी अन्य देशों को उपलब्ध करा रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले साल कई मोर्चों पर अनेक चुनौतियां हमारे सामने आईं। हमें अपनी सीमाओं पर विस्तारवादी गतिविधियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमारे बहादुर सैनिकों ने उन्हें नाकाम कर दिया। ऐसा करते हुए हमारे 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। सभी देशवासी उन अमर जवानों के प्रति कृतज्ञ हैं। हालांकि हम शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अटल हैं, फिर भी हमारी थल सेना, वायुसेना और नौसेना हमारी सुरक्षा के विरुद्ध किसी भी दुस्साहस को विफल करने के लिए पूरी तैयारी के साथ तैनात हैं। प्रत्येक परिस्थिति में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए हम पूरी तरह सक्षम हैं। भारत के सुदृढ़ और सिद्धांत परक रवैये के विषय में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भली भांति अवगत है। भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए विश्व समुदाय में अपना समुचित स्थान बना रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत का प्रभाव क्षेत्र और अधिक विस्तृत हुआ है तथा इसमें विश्व के व्यापक क्षेत्र शामिल हुए हैं। जिस असाधारण समर्थन के साथ इस वर्ष भारत ने अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में प्रवेश किया है, वह इस बढ़ते प्रभाव का सूचक है। विश्व स्तर पर राजनेताओं के साथ हमारे संबंधों की गहराई कई गुना बढ़ी है। अपने जीवंत लोकतंत्र के बल पर भारत ने एक जिम्मेदार और विश्वसनीय राष्ट्र के रूप में अपनी साख बढ़ाई है। इस संदर्भ में यह हम सबके हित में है कि हम अपने संविधान में निहित आदर्शों को सूत्रवाक्य की तरह सदैव याद रखें। मैंने यह पहले भी कहा है और मैं आज पुनः इस बात को दोहराऊंगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन और विचारों पर मनन करना हमारी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। हमें हर संभव प्रयास करना है कि समाज का एक भी सदस्य दुखी या अभावग्रस्त न रह जाए। समता हमारे गणतंत्र के महान यज्ञ का बीज मंत्र है। सामाजिक समता का आदर्श प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करता है, जिसमें हमारे ग्रामवासी, महिलाएं, अनुसूचित जाति व जनजाति सहित अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों के लोग, दिव्यांगजन और वयोवृद्ध सभी शामिल हैं। आर्थिक समता का आदर्श सभी के लिए अवसर की समानता और पीछे रह गए लोगों की सहायता सुनिश्चित करने के हमारे संवैधानिक दायित्व को स्पष्ट करता है। सहानुभूति की भावना परोपकार के कार्यों से ही और अधिक मजबूत होती है। आपसी भाईचारे का नैतिक आदर्श ही हमारे पथ प्रदर्शक के रूप में हमारी भावी सामूहिक यात्रा का मार्ग प्रशस्त करेगा। हम सबको संवैधानिक नैतिकता के उस पथ पर निरंतर चलते रहना है जिसका उल्लेख बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान के प्रारूप को प्रस्तुत करते समय संविधान सभा के अपने भाषण में किया था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है संविधान में निहित मूल्यों को सर्वोपरि मानना। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे गणतंत्र की स्थापना का उत्सव मनाने के इस अवसर पर मेरा ध्यान विदेशों में बसे अपने भाई बहनों की तरफ भी जा रहा है। प्रवासी भारतीय हमारे देश का गौरव हैं।
दूसरे देशों में बसे भारतीयों ने विभिन्न क्षेत्रों में कामयाबी हासिल की है। उनमें से कुछ लोग राजनैतिक नेतृत्व के उच्च स्तर तक पहुंचे हैं और अनेक लोग विज्ञान, कला, शिक्षा, समाज सेवा और व्यापार के क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान कर रहे हैं। आप सभी प्रवासी भारतीय अपनी वर्तमान कर्म भूमि का भी गौरव बढ़ा रहे हैं। आप सबके पूर्वजों की भूमि भारत से मैं आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवान प्रायः अपने परिवारजन से दूर रहते हुए त्योहार मनाते हैं। उन सभी जवानों को मैं विशेष बधाई देता हूं। मैं एक बार फिर आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Dear fellow citizens, Namaskar. Greetings to all of you on the eve of the 72nd Republic Day of the world's largest and most vibrant democracy. In this land of ours, enriched by diversity with many festivals, our national festivals are celebrated by everyone with great patriotic fervor. We celebrate the National Festival of the Republic Day with enthusiasm and express our respect for the national flag and our faith in the Constitution. This day has come to mean a lot to all Indians living within the country and abroad. 71 years ago, on this very day, we, the people of India, adopted, enacted, and gave to ourselves a unique constitution. For all of us, then, this is the day to also pause and ponder over the core values that the Constitution propounds. These values, justice, liberty, equality, and fraternity, outlined in the preamble of our Constitution, are sacred to all of us. Its abiding adherence is meant not only for those who are mandated to govern, but for the people at large. It is not without reason that the wise men and women who framed the Constitution chose to place these 4 terms at the very beginning of the Constitution to build the foundation on which the edifice of our democracy rests. In fact, these were the values that guided our freedom struggle. A galaxy of great leaders and thinkers like Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai, Mahatma Gandhi, and Subhash Chandra Bose inspired our freedom struggle. They had diverse dreams of a magnificent future of the motherland, but common to their aspirations were these values: justice, liberty, equality, and fraternity. I would like that we go further back into history and inquire why precisely these values guided our nation builders. And the answer is obvious. This land and its inhabitants have cherished these ideals from the time immemorial. Justice, liberty, equality, and fraternity are perennial principles of our philosophy of life. They come to us from the dawn of this civilization through an unbroken chain. It is, of course, the task of every generation to seek out the meaning of these values for its times. As the freedom fighters did in their day, so should we in our time. These key principles should light our path to development. Dear fellow citizens, every Indian salutes our farmers who have made our vast and populous country self-reliant in food grains and dairy products. Despite adversities of nature, numerous other challenges, and the COVID-19 pandemic, our farmers sustained the agricultural production. A grateful nation is fully committed to the welfare of our farmers. Just as our hard-working farmers ensure
food security for the country, the brave soldiers of the armed forces ensure security of our national boundaries amid severest conditions. From the freezing cold at Siachen and Galwan Valley in Ladakh, with temperatures as low as -50 to 60 degrees Celsius, to the scorching heat in Jaisalmer with temperatures as high as 50 degrees Celsius on land, in the skies, and at the vast coastal areas, our warriors are vigilant every moment. Every citizen feels proud about the bravery, patriotism, and the spirit of sacrifice among our soldiers. By their contribution to food security, national security, protection against disease and disasters, and to different areas of development, our scientists have strengthened our national endeavors. From space to the farms, from educational institutions to hospitals, the community of scientists has enriched our life and work. Our scientists have been working day and night for decoding the coronavirus, and they have succeeded in developing the vaccine in record time. With this accomplishment, our scientists have added a glorious chapter of contribution to the well-being of humanity. Our scientists, along with doctors, administrators, and people from other walks of life, have made major contribution in containing the virus and keeping the fatality rate lower in our country compared to that in developed countries. Thus, all our farmers, soldiers, and scientists deserve a special appreciation, and a grateful nation greets them on this auspicious occasion of the Republic Day. Dear fellow citizens, last year, as humanity almost came to a halt in the face of a calamity of gigantic proportions, I often found myself reflecting on the central message of the Constitution. Our effective response to the pandemic would not have been possible without our constitutional value of fraternity. Indians have been like a close-knit family, making exemplary sacrifices to protect each other in the face of the common enemy of coronavirus. I am thinking here of doctors, nurses, paramedics, healthcare administrators, and sanitation workers who put their own lives at risk to care for COVID-19 patients. Some of them even lost their lives. Along with them, about 1.5 lakh people became victims of this pandemic. I convey my condolences to the bereaved families. Our frontline corona warriors were ordinary citizens who turned out to be extraordinary. When the history of this tragic chapter, which is not yet over, is written, I am confident that the future generations will behold you all for the heroic response to the crisis for which no one could have truly prepared. Given our country's population density, diversity of cultural traditions, natural and geographical challenges, taking precautionary measures against COVID-19 was far more difficult for us. Yet, we have managed to check the spread of the virus to a large extent. Despite the serious calamity, we have succeeded in taking forward our activities in many spheres. The pandemic threatened to derail the young generation's learning process, but institutions and teachers quickly adopted new technology and ensured that there was no break in education. By conducting not only free and fair but also safe elections in Bihar, which has high population density, and in Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh with difficulties of access and other challenges, our democracy and the Election Commission have accomplished remarkable feats. The judiciary found help in technology and continued to function and dispense justice. The list is long. In order to open up the economy
without risking the lives of the people, the process of unlocking was carefully calibrated. This has proved effective and the economy has started showing indications of recovery faster than anticipated. The latest unprecedented collection of GST and India's emergence as a most favored destination for the foreign investment are indicative of our faster economic recovery. The government has encouraged small and medium industries to unleash entrepreneurial spirit by providing easy loans to them and help them to come up with innovative business ideas. Dear fellow citizens, the adversities of the previous year have only reminded us of what we have always known deep in our hearts, that care and concern for humanity and the feeling of fraternity is what kept us together for millennia. In every sphere, Indians rose to the occasion and put others before themselves. We Indians live and die for humanity. This Indian ideal has been expressed by the great poet Maithili Sharan Gupta in these words: उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे. In English, these sentiments can be broadly conveyed in the following words. It is the benevolent whose glory lives on in songs eternal. It is the generous whom the world reveres forever, whose spirit of oneness fills the boundless universe. They truly are human who die for fellow beings. I am sure that this love for humanity and the spirit of sacrifice will take us to great heights. Let us look at 2020 as a year of learning. There were miracles of a revitalizing Mother Nature which taught humanity a hard lesson that the small is not expedient but complementary to the big. I am sure that with a view to reducing the risk of such pandemics, the issue of climate change will be accorded top priority at the global level. Dear fellow citizens, converting a crisis into an opportunity, the Prime Minister gave a call of Atmanirbhar Bharat Abhiyan, or Self-Reliant India Mission. Our vibrant democracy, our enterprising and talented fellow citizens, especially the youth, energize our efforts in shaping a self-reliant India. The demand for goods and services in the country, the domestic efforts to meet them, and the use of modern technology in such efforts are strengthening Atmanirbhar Bharat Abhiyan. Under this mission, steps have been taken for economic growth as well as employment generation by promoting micro, small and medium enterprises and making the startup ecosystem more robust. It has become a movement being taken forward by the people themselves. Atmanirbhar Bharat Abhiyan is in line with the aspiration to shape a new India by the year 2022, when our country turns 75. This will be a significant milestone in the journey of the nation as we are determined to achieve major goals, from providing Pakka houses with basic facilities for every family to doubling the income of farmers. In order to build an inclusive society of New India, we are giving a special emphasis on education, health, nutrition, upliftment of the underprivileged, and welfare of women. Adversity often plays the role of a great teacher. It makes us stronger and more confident. With that confidence, India has taken great strides in several sectors. Economic reforms have continued apace and have been supplemented
by long pending reforms in the areas of labor and agriculture through legislation. The path to reform at the initial stages may cause misapprehensions. However, it is beyond doubt that the government remains singularly devoted to farmers' welfare. Equally salient but touching more lives directly is the comprehensive reform in education which was long overdue. The National Education Policy 2020, with its stress on tradition as well as technology, will lay the foundation of a new India which aspires to emerge as a knowledge hub on the international stage. This reform promises to incubate innate talent of students and ignite their minds to take up the challenges of life. The net outcome of all these efforts is before us. After about a year of this unforeseen ordeal, India today stands not despondent but confident. The slowdown has turned out to be transitory as the economy has regained its dynamism. A self-reliant India has manufactured its own vaccine for COVID-19 and is now undertaking a mass vaccination drive, which will be the largest exercise of its kind in history. The administration and health services are working with full readiness to make this exercise a success. I urge upon the countrymen to utilize this lifeline and get vaccinated as per guidelines. Your health opens the way for your advancement. Today, India is being rightly called pharmacy of the world, as we are supplying medicines and other healthcare items to several countries to alleviate people's suffering and contain the pandemic across the globe. Now we also provide vaccines to other countries. Dear fellow citizens, the past year was a time of adversity, and it came from many fronts. We faced an expansionist move on our borders, but our valiant soldiers foiled it. To achieve this objective, 20 of them had to lay down their lives. The nation shall remain grateful to those brave soldiers. Though we reiterate our commitment to peace, our defense forces, Army, Air Force and Navy are adequately mobilized in a well-coordinated move to thwart any attempt to undermine our security. Our national interest will be protected at all costs. We have also ensured a widespread understanding in the international community of India's firm and principled stand. India is moving forward and taking its rightful place in the world. During the recent years, its arc of influence has been expanding and encompassing the larger part of the world. The manner in which India got overwhelming support of the international community for its entry as non-permanent member of the Security Council this year is indicative of that influence. The quality of our engagement with leaders across the world has enhanced manifold. India, with its vibrant democracy, has rightfully earned its respect as a responsible and trustworthy nation. We would do well to keep reminding ourselves of our constitutional mantras. I have said this before, but I will repeat that we should make it a part of our daily routine to meditate upon the life and thought of our Father of the nation. We must make all efforts to wipe tears from every eye. Equality is the watchword for the great project of our republic. Social equality warrants dignity for each one of us, villagers, women, weaker sections of our society, namely scheduled castes and scheduled tribes, Divyangjan and the elderly people. Economic equality entails equal opportunity for all and hand-holding for the downtrodden. Acts of helping fellow human beings
expand our capacity for empathy. In our collective path ahead, fraternity is our moral compass. Let us all continue on the path of constitutional morality, which Baba Sahib Dr. Bhimrao Ambedkar mentioned in his speech to the Constituent Assembly on November 4, 1948, while presenting the draft of the Constitution. He clarified that constitutional morality means supremacy of the values enshrined in the Constitution. Dear fellow citizens, as we are set to celebrate the anniversary of our Republic, I am thinking of our brothers and sisters abroad. Our diaspora is our pride. Indians abroad have succeeded in different walks of life, some rising to high levels of political leadership, some contributing to science, arts, academics, civil society, and business, each bringing laurels to their new homelands and also to India. Republic Day greetings to you from the land of your ancestors. My greetings to the members of the armed forces, paramilitary forces, and the police, who usually celebrate festivals staying away from their families. My special greetings to all those Jawans. I once again congratulate you all for the Republic Day. Thank you. Jai Hind.